बहुत हाई लेवल पर हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और मेन मेन जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आप अगर रिकॉर्डिंग में रखेंगे, जो पेन डायरी के साथ में रखेंगे, तो बहुत फायदे में रहेंगे, ये मेरा मानना है। मैं गुलमी जिला का जन्म लिया मैं। 9 साल की उम्र में मैंने अपना देश छोड़ा। 9 साल की उम्र में मैंने नेपाल छोड़ के मैं इंडिया गया। समझ लीजिए कि गरीब घर में परिवार में पैदा हुआ इंसान जब 9 साल की उम्र तक वो कितना क्या सीख लिया होगा, कितना क्या पढ़ लिया होगा। दोस्तों, 9 साल की उम्र में मैं बिना चप्पल के इंडिया पहुंचा था, खाली पैर। स्ट्रगल की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान हर क्षेत्र में स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ा है। और कहते हैं ना, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। वास्तव में बहुत बढ़िया बात कही है किसी ने, जिसने भी कही है ना, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो बिना चप्पल के मैं 9 साल की उम्र में, मेरा जन्म 1990 में हुआ। 99 में, आप यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं उनको मालूम होगा, 99 के लास्ट लास्ट में गुजरात में भूकंप गया था सुबह 8 बजे के टाइम में। यहाँ पे हमारे श्यामलाल यादव सर है, इनको मालूम होगा। 2000 शुरू होने से पहले 99 के लास्ट में गुजरात में भूकंप गया था सवेरे 8 बजे के टाइम में। उस टाइम में इंडिया में था। सोचिए, ये प्रूफ है। तो उस टाइम में इंडिया में था। वहां पे मेरे को फर्स्ट टाइम ये महसूस हुआ था कि मेरा कोई बिस्तर हिला रहा है। मैं सो रहा था उस टाइम, तो उस टाइम मेरा खाट हिल रहा था। उस टाइम मुझे ये मालूम पड़ा कि अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है। क्योंकि 9 साल की उम्र में मैं इंडिया गया था, तो मेरे को स्कूल में तो पढ़ाया नहीं है, ये सब मेरे को तो मालूम नहीं था। तो उस टाइम मेरे को मालूम हो गया था कि भूकंप नाम का भी कुछ चीज होता है। सुबह 8 बजे का टाइम है, उस जो भूकंप था, उस भूकंप में गुजरात में बहुत ज्यादा असर हुआ था। ये प्रूफ मैं आप लोगों के साथ में कह सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। एक्चुअली मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ भी सीखा हूँ उतना मेरे लिए काफी है। आज मैं 10 क्लास पढ़े हुए आदमी लोगों के साथ में टक्कर दे सकता हूँ। हो सकता है मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा फेल हो, लेकिन जो नॉलेज है वो नॉलेज में काफी आगे हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। इसी दौरान मैंने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे से आगे बढ़ाया। कई सारे नौकरी किए। आज के डेट में, अगर मैं आज की डेट की बात करूं, तो 23 इयर्स मेरे को रनिंग चल रहा है, जो कि नौकरी लाइन में। ठीक है, घर से निकल के मैंने कई सारे नौकरी किए। कोठी में काम किए मैंने, ऑफिसों में काम किए, फैक्ट्रियों में काम किए, मैंने हर एक जगह काम किया। ये सब बात मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस 23 साल के नौकरी के बीच में और डीएक्सएन के सफर में जो मेरे को फर्क मिला, जो मेरे को चेंजिंग मिला, जो कुछ मेरे को लग करके आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, ये सब बातें आप लोगों को ये कहानी से जो है, जो मेरी रियल स्टोरी है, इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, बहुत आगे बढ़ने का आप लोगों को मौका मिलेगा। इसी तरीके से मैं 2018 में 2018 में मैं कतार पहुंचा। घर की गरीबी के कारण से, कुछ करने के कारण से, कुछ सपने लेकर के 2018 में मैं कतार में एंट्री किया। कतार में एंट्री करने के टाइम में मैं एक इलेक्ट्रिशियन था। अभी भी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, बट उस टाइम मैं इलेक्ट्रिशियन के काम पे मैं कतार गया। तो कतार जाने के दौरान मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम तो मिला, बट उन्होंने मुझे शुरुआत में अर्थिंग का काम में डाल दिया। और आप लोगों को मालूम है कि विदेश में अर्थिंग का काम आउटसाइड में ही होता है। और मैं अप्रैल मई के महीने में गया था। अप्रैल मई महीने में थोड़ा सा गर्मी ज्यादा होता है, आप लोगों को मालूम ही है। तो उस टाइम मुझे अर्थिंग का काम दिया, यानी कि आउटसाइड का काम दे दिया। तो अर्थिंग का काम देने के कारण से मेरे को क्या हो गया, मैं नेपाल का एक अच्छा जगह में पैदा हुआ, नेचुरल जगह, पहाड़ी एरिया में पैदा हुआ आदमी। गुलमी बहुत पहाड़ी एरिया है, बहुत नेचुरल जगह है, वहाँ पैदा हुआ आदमी। मैं इंडिया गया 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र में जाने के बाद मेरे को जो कुछ भी मिलता था, ब्रेड मिलता था, जैम मिलता था, मक्खन मिलता था, या फिर चॉकलेट मिलता था, कुछ भी मिलता था, मैं क्या करता था, वो खा लेता था। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? 9 साल की उम्र में जब इंडिया गया, तो मेरे को जो मिलता था अच्छा लगता था। मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि आपको ये चीज खाने से अच्छा है, नहीं है, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था। नौकर के ऊपर कौन ध्यान देता है? मालिक को सिर्फ काम चाहिए। उसको ये मतलब नहीं है कि उसका सेहत खराब हो रहा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मालिक को कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी सेहत को बिगाड़ना शुरू कर दिया। नेचुरल जगह से गया, लेकिन वहां जाके मैंने अपनी सेहत को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से फिर मैंने दूसरी गलती क्या किया, थोड़ा सा उम्र क्या हो गया था, 15-16 साल का उम्र क्या हो गया था, मैंने होटल लाइन में एंट्री कर दी। अब आप समझ सकते हो, होटल लाइन में एंट्री करने के बाद में, होटल लाइन में एंट्री करने के बाद में क्या होता है मसाला,
तेल, हर एक चीज क्या होता है मैंने खाना शुरू किया। और इस्तीफा की बात है, मैं गया था हेल्पर में, लेकिन 2-3 हफ्ते मेरे को हेल्पर करने का मौका मिला। उसके बाद मेरे को मेन कुक बना दिया गया, क्योंकि वहाँ का कुक जो है नेपाल छुट्टी में जाने वाला था, और उसने मेरे को इतना सिखा दिया था कि मैं उसका पोस्ट को संभाल सकता था। उसके बाद मैंने मसाला, तेल, हर एक चीज खाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब कुक आदमी रहेगा तो कुक आदमी को टेस्ट करना पड़ता था। उसके बाद में इस तरीके से मेरा शरीर का गैस्ट्रिक, लीवर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। 2013 की बात बता रहा हूँ दोस्तों। 2013 में डॉक्टर ने मेरे को पर्ची में लिख करके दिया था कि और 5 साल इस आदमी की एज है। 2013 की बात है। 2013 में मेरे को डॉक्टर ने बताया था कि इसकी एज अब 5 साल है। वो डॉक्टर साहब अभी भी हैरान है कि ये आदमी जिंदा कैसे है। इतना मेरा प्रॉब्लम हुआ आदमी। 2018 में मैं कतार पहुंचा। कतार में भी कैसे पहुंचा, मुझे लगता है कि ये जो कतार पहुंचने का सिलसिला है, ये मेरे लिए लक की बात है। क्योंकि जो कुछ हो गया, मैं नेगेटिव बात को आप लोगों के बीच में नहीं करूंगा। क्या कुछ मेरे साथ गलत हुआ वो बात को मैं कम से कम करूंगा, लेकिन जो मेरे साथ अच्छा हुआ ना, वो चीज मैं आप लोगों के साथ करूंगा। क्योंकि सही बात, सकारात्मक बात हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात से आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कुछ करने का हौसला मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, और हम अभी 56 आदमी हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 56 आदमी के बीच में, आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ। बस वीडियो में थोड़ा सा आ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए और 5 मिनट का वक्त मांगूंगा आप लोगों से। उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में कंटिन्यू वीडियो में रहूंगा। सो इसी तरीके से 2018 में जब मैं कतार पहुंचा, मेरा काम दूसरा दे दिया गया। मेरे को धूप में आउटसाइड में काम करना पड़ गया। उसी दौरान मेरा तबीयत खराब होने में चला गया। मात्र एक बार की सैलरी मैंने उठाई थी, और उस टाइम अच्छा खासा मैंने सैलरी उठाया था। 2018 में नेपाल का 46,000 रुपये मैंने फर्स्ट महीने में उठाया। वो मेरे लिए कम नहीं था। मैं अच्छा काम पे गया था, मैं इलेक्ट्रिशियन था, मेरा काम अच्छा था, मेरा बात अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। तो मेरे को 46,000 नेपाल का फर्स्ट महीने में सैलरी मैंने उठाया। बट वो सैलरी लेने के बाद में मेरे को धीरे धीरे से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बाद मैंने कंपनी को बोला, मेरे को दूसरा काम दे दो। जो काम को मैं आया हूँ, यानी कि मैं इलेक्ट्रिशियन आया हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम इन साइड में होता है, आउटसाइड में नहीं होता है। हमारा काम है वायर खींचना, स्विच बोर्ड वगैरह फिट करना, ये सब काम है इलेक्ट्रिशियन का। आप लोग के घर में जो घर के अंदर होता है बिजली का काम, वो काम करने के लिए हम लोग गए थे। मानता हूँ कि कतार में घर नहीं होते, बट हम लोग को इन साइड में काम चाहिए था, आउटसाइड में नहीं। तो कंपनी ने बोला, जो काम आपको दिया जा रहा है ये ज्यादा दिन का नहीं है, मात्र 6 महीने का प्रोजेक्ट बाकी रहा है, तो आप इसके खत्म होने के बाद आपको फिर इन साइड का काम दिया जाएगा। मैंने कहा 6 महीने में तो मेरी मौत हो सकती है। 6 महीने में अगर मैं इस तरीके से बीमार रहा तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद कंपनी वालों के साथ आप समझ सकते हो कि दूसरे के देश में जाकर के कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपके साथ बहुत बड़ी मुसीबत आती है। तो मैंने क्या सोचा कि कोई बात नहीं, नेपाल से आया हूँ, कर्जा है मेरे सिर के ऊपर। उस टाइम 3-4 लाख का कर्जा था। एनीवेज मैंने क्या सोचा कि अगर जान रहेगी तो जहान रहेगी। कर्जा भी मैंने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, मैंने अपना शरीर को देखा। उसी दौरान मेरे रूम में मेरे पार्टनर ये देख रहे थे कि मैं करीब 1 महीने हो चुका था, मैं रूम पर बैठता था, ड्यूटी नहीं जाता था, और कंपनी वाले से मैं हमेशा झगड़ता रहता था। आप समझ सकते हो, कोई आदमी अगर अंदर से थोड़ा तकलीफ है, जिस इंसान को थोड़ा तबीयत खराब हो, और उस इंसान से कोई अगर चिड़चिड़ापन से बात करे, तो उस हिसाब से वो क्या जवाब देगा, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। जब बीमार कोई होता है तो उसके साथ में कोई भी आदमी चिड़चिड़ापन में रहता है। तो उसी तरीके से वो आदमी शुक्रवार का दिन था, बीवार के रात में उसने मेरे को उनको किसी दोस्त ने बोला, फोन करके बोला कि मेरे पास एक पार्ट टाइम का काम है जिसमें वायरिंग वगैरह कर सकते हो आप, जो काम के लिए आपको कल आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, ऐसा उनको बोला, मेरे को नहीं बोला था। तो उन्होंने फिर मेरी तरफ आया और मेरी तरफ आके बैठे, थोड़ी सी अच्छी बात किया। मेरे को लगा कि ये अच्छी बात क्यों कर रहे हैं, आज इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं। रूम पार्टनर जरूर है, लेकिन वो लोग कंटिन्यू ड्यूटी जाते थे, मैं नहीं जाता था, इसलिए मैं उन लोगों के साथ में थोड़ा मिलता नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बताया, यार टिकराज जी, एक ऐसा काम है जो 1-2 घंटे पार्ट टाइम कर सकते हैं, और वो वायरिंग का ही काम है, आपको थोड़ा नॉलेज ज्यादा है, आप वायरिंग कर सकते हैं। तो आप मेरे गुरु बन करके आप वहाँ चलिए, एक बार देख के आते हैं, बात करके आते हैं। तो मैंने उनको बताया, हमारे पास तो टेस्टर भी नहीं है, प्लास भी नहीं है, कुछ भी औजार नहीं है, हम किस हिसाब से जाएंगे काम करने। चलिए ठीक है, बात करके आते हैं, कौन सा मैनेजर है, क्या है। दूसरी बात, ये विदेश है, ये नेपाल इंडिया नहीं है। हम जिस कंपनी में आए हैं वहीं काम कर सकते हैं। अगर में हम
काम नहीं कर सकते, फिर भी चलिए बात करके आते हैं, क्योंकि मैं अभी इस टाइम खाली हूँ। अगर मेरा 2-4 पैसा बन जाएगा तो मेरे को नेपाल जाने में आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ये सोच करके उस आदमी के पास मिलने गया था। मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। उसके बाद में हम लोग गए कतर में तलवार गेट के पास उस टाइम ब्रांच था। अगर आप लोग कतर से हैं तो कतर में तलवार गेट है। तलवार गेट के पास में बस स्टैंड है। बस स्टैंड के पास में हम लोगों को बुलाया गया। वहीं बस स्टैंड के पास में ही हमारा जो है डीएक्सएन का ब्रांच है। उस टाइम, इस टाइम तो अभी 4-4 हो गया, उस टाइम वही था। उसके बाद में हम लोगों को वो सर जी मिले। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो भी शायद नए थे और इस तरीके से थे कि भाई किसी को ज्वाइन करना ही डीएक्सएन का काम है। मेरे को लगा कि उनको ऐसा लगता था। अब जब मैं डीएक्सएन को आज समझ गया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं उनको गलत नहीं बताना चाहूंगा। उसके बाद में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाया। डीएक्सएन में काम करने वाले की सबसे बड़ी कमी कमजोरी आप लोग यहाँ से सीखिए। किसी को भी आप इनवाइट कर रहे हैं, किसी से भी आप मिलने जा रहे हैं, किसी को भी आप डीएक्सएन के बारे में बता रहे हैं, तो आपकी शुरुआत हो गई। आपने वहां से डीएक्सएन में उस आदमी को सिखाना शुरू कर दिया। आपकी अप्रोचिंग से अगला आदमी आपसे सीख रहा है। देखिए, मैंने उनसे कहाँ से सीखा? उन्होंने शुरुआत में गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन दे करके उन्होंने बुलाया। उन्होंने क्या बोला, वायरिंग का काम कर सकते हो, 2 घंटे पार्ट टाइम कर सकते हो, ऐसे आप मिलने आइए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये गलती किया। ये सब गलती हम लोगों को नहीं, मैं आप लोगों को इस स्टोरी से, अपने कहानी से ये सब कुछ बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ जो हैं हम लोग ना करें। गलती का अंजाम थोड़ा-सा गलत ही होता है। गलत काम का अंजाम गलत होता है, सही काम का अंजाम सही होता है। सो इसी तरीके से उन्होंने मेरे को बुलाया और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मिरिंडा, मेरे को आज भी याद है, मिरिंडा खोल करके उन्होंने पिलाया। दूसरा दोस्त ने पिया, अब मैंने भी पिया, क्योंकि उस टाइम कोई भी बात हम लोग को मालूम नहीं था। उन्होंने ठंडा पिलाया, हम लोग ने पिए। पीने के बाद में उन्होंने इधर-उधर उनका जो नज़रिया था, उनका जो देखने का तरीका था, वो मुझे कुछ डाउट हो रहा था। क्योंकि हम लोग गए थे बिजली का काम के लिए और उनके अंदर बिजली का काम करने वाला या इलेक्ट्रिशियन वाला कोई बात मैंने नहीं देखा था। तो इसी चक्कर में मेरा थोड़ा-सा डाउट हुआ। उसके बाद में वो आगे पीछे देख रहे थे। उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक था, बट उनका नज़र जो था इधर-उधर था। मेरे को डाउट हो गया, मैं बोला कुछ ना कुछ इसमें लोचा है। उसके बाद में वो मेरे से, वो कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के बाद में थोड़ा-सा हिम्मत बना करके वो मेरे से पूछे, क्योंकि उन्होंने बुलाया किसी और को था, उनके साथ में मैं चला गया। मैं थोड़ा-सा फॉरवर्ड था। मैं कोई भी, वो जिसको उन्होंने बुलाया था वो तो कुछ नहीं था, वो तो कुछ नहीं पूछ रहा था, लेकिन मैं उनके साथ ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने वाला था, इसलिए वो थोड़ा-सा घबरा गए। उसके बाद में उन्होंने मेरे से बोला, "आपको डीएक्सएन सुना है?" उन्होंने वहाँ पे ज़रूर बोला, बोले, "डीएक्सएन सुना है?" मैंने कहा, "सुना तो है।" हाँ, तो मैं बोला कि अभी हम रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी आप मेरे को ये बताइए, मैं वायरिंग का पार्ट टाइम काम के लिए आया हूँ, मेरे को नेपाल जाना है, मैं 1 डेढ़ महीने से खाली बैठा हूँ। सो कुछ दिक्कत है मेरे को। आप ही मुझे ये बताइए, पार्ट टाइम काम किधर है और कौन हमको हैंडल करेगा? यानी कि मैनेजर कौन है, सुपरवाइज़र कौन है और कौन हमको काम देगा और कौन हमको पैसा देगा? क्योंकि कतार जैसे जगह में हम लोग, अब एक हिसाब से मैं तो इल्लीगल काम करूँगा ना, क्योंकि मैं दूसरे कंपनी का, मेरे पास आईडी बना हुआ है, तो मैं अदर कंपनी में जाके काम नहीं कर सकता था। उसके बाद में मेरे को वो लेके चले गए। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है मेरा रिएक्शन का यात्रा। उसके बाद में मैं चला गया, जा कर के मेरे को ऑफ़िस में ले जाया गया। बस तलवार गेट के पास में ऊपर वाले फ्लोर में है, वो मेरे को ऑफ़िस में ले गए। ले जाते समय सीढ़ी में मुझे सीढ़ी में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। सीधा लेके गए, ऑफ़िस के अंदर घुसे। वो ब्रांच के अंदर शुक्रवार का दिन होने से बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद में मैंने, लोग वहाँ पे बहुत सारे थे, अंदर 2-2 हॉल में मीटिंग चल रहा था। उस टाइम ये ज़ूम वगैरह नहीं होता था। 2 हॉल में फुल था, मीटिंग चल रहा था, कोई ताली बजा रहा था, कोई बोल रहा था, कोई सुन रहा था। बट मेरा नज़र सिर्फ़ इधर था कि किधर पंखा है, किधर बत्ती है, किधर मेरे को इधर रिपेयरिंग करना है और क्या यहाँ पे फ़ॉल्ट है। मेरा ध्यान उधर नहीं था कि कितने आदमी हैं, क्या है। दोस्तों, जिस काम से जो आदमी रहता है ना, उसको उधर ही ध्यान होता है। तो उसके बाद में अंदर गया, मैंने देखा उधर सामने शोकेस में कुछ प्रोडक्ट सजा के रखे हुए थे, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट थे। उसके अंदर काउंटर में 3 आदमी लोग थे। उस काउंटर में काफ़ी लोग खड़े होकर के प्रोडक्ट भी ले रहे थे। लेकिन मेरा ध्यान किधर था? सिर्फ़ वायरिंग की तरफ था कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसलिए लिए मेरे को बुलाया। उसके बाद में मेरे को बोला, "चलिए, आपका काम थोड़ा-सा यहाँ भीड़ कम होने के बाद में होगा। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर अंदर बैठिए।" वो मेरे को अंदर ले गए। अंदर ले जाके उन्होंने, हो सकता है वो शायद उनके स्पॉन्सर थे या फिर कोई थे, उन्होंने क्या किया, अपना बैठा हुआ कुर्सी छोड़ करके मेरे लिए जगह खाली कर दिया। दोस्तों, मैं कंधे पे रुमाल डाल करके
एक टी-शर्ट पहन के, टी-शर्ट का कलर फोल्ड नहीं करके, होता है ना डीएक्शन की यात्रा से पहले ही वाली दुनिया में हर आदमी थोड़ा-सा अलग रहता है, तो मैं भी अलग ही था। मैंने कभी शर्ट के बटन नहीं लगाए थे, हाथ के जो बाजू के बटन होते हैं, वो बाजू के बटन नहीं लगाया था उस टाइम तक, और टी-शर्ट पहनता था, कलर फोल्ड नहीं करता था। कंधे पे रुमाल था, कंधे पे रुमाल रख कर के मैं कुछ अलग ही तरीके से मैंने उस ऑफिस में एंट्री किया था दोस्तों। उसके बाद में मेरे को जो सर अपना जगह छोड़ के उठे, उन्होंने टाई, कोट, पैंट और जूते सब पहन रखे थे। उसके बाद में वो जब उठे और उन्होंने मेरे को पकड़ के अपनी जगह पे बैठाया, तब मेरे को वहाँ पे थोड़ा-सा ना ये फ़ील हुआ कि मैं थोड़ा-सा गलत गेटअप पे यहाँ आया हूँ। तब मेरे को थोड़ा-सा ये फ़ील हुआ, जब मैंने लोगों को देखा कि लोग इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं कैसे बैठा हूँ। मैं जब इधर-उधर देखा तो मेरे को थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। उसके बाद में बहुत कुछ वहाँ पे अप्रोचिंग चल रहा था, बट मेरे सर के ऊपर से जा रहा था सब कुछ, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ़ इधर-उधर था कि मैं यहाँ वायरिंग का काम करने आया हूँ, मेरे को ये किसमें बैठा दिया, ये सब क्या हो रहा है? उसके बाद में दोस्तों सब कुछ मेरे ऊपर-ऊपर से भाग रहा था। उसके बाद में मेरे को धन कुमार बीके सर, आज भी मेरे को उनका नाम याद है। जब वो आए, उन्होंने 10-15 मिनट का लैपटॉप के ज़रिए से, स्क्रीन शेयर के माध्यम से जब उन्होंने कुछ बताया, तो उस टाइम मेरे को और तो कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों। लेकिन जो गैस्ट्रिक के बारे में थोड़ा-सा बताए थे, तो उस टाइम मेरे को यही समझ में आया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन सर के पास, यहाँ पे नहीं, मेरे को ये दिमाग में आया कि ये सर कुछ बता रहे हैं, तो पक्का इनके पास कुछ गैस्ट्रिक का इलाज हो सकता है, तो मैं इनसे मिलना ज़रूरी है। उसके बाद में क्या हुआ, दोस्तों उन्होंने मेरे को बाहर लेके आए, मीटिंग खत्म हो गया, मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ होने के बाद लोगों की जॉइनिंग का सिलसिला जारी था, हल्ला बहुत था, कुछ भी वो मेरे को समझा रहे थे, मैं उनका समझ में नहीं आ रहा था, समझ नहीं पा रहा था। सबसे पहली बात तो उन्होंने थोड़ा-सा मेरे को तरीका उनका सही होगा, लेकिन मुझे गलत लगा, क्योंकि इस तरीके से किसी आदमी को हम रिएक्शन में ला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमको पहले से जानकारी कराना ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग को उनको थोड़ा-सा सच्चाई बता कर के अगर हम लेके जाते, तो अगला आदमी का माइंड कॉन्सेप्ट जो है अपने साइड में होता। तो उस हिसाब से मैं जॉइनिंग किया। जॉइनिंग मेरी कैसे हुई मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? उसके बाद मेरा वो स्पॉन्सर बना दिया किसको? रूम पार्टनर को। रूम पार्टनर को कुछ भी मालूम नहीं है, उस रूम पार्टनर को मेरा स्पॉन्सर बना दिया, प्रोडक्ट भी उनको दे दिया। मेरे नाम पर भी प्रोडक्ट शायद खरीदा होगा उन लोगों ने, नहीं खरीदा होता तो 100 भी नहीं होता। मेरे को आज मालूम पड़ रहा है, उस टाइम तो मेरे पास ज़ीरो बैलेंस था। मेरे से उन्होंने पैसे की कोई बात ही नहीं किया। कोई बात नहीं किया, बस मेरी आईडी लिया था। मैं सोचा हो सकता है कि भाई कहीं वायरिंग के लिए किसी को दिखाने के लिए आईडी ले रहे हैं। उसके बाद मेरी आईडी कैसे बनी, मेरा स्पॉन्सर कौन हुआ, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद में हम लोग रूम पे आए। रूम पे आते समय वो रास्ते में वो बहुत गुस्सा हुआ, जो मेरा स्पॉन्सर है, वो बहुत गुस्सा हुआ। गुस्से में रूम पे आया, रूम पे आकर के बोला, "क्या बताया था? क्या-क्या समझा रहा है? क्या-क्या करवाया? ये क्या दे दिया?" उन्होंने स्पाइरुलिना दिया था, मेरे को याद है, आज भी याद है मेरे को। तो स्पाइरुलिना का डब्बा, जिसको 1 चम्मच शायद उन्होंने खाया था, उसके बाद पूरा डब्बा फेंक दिया था, ठीक है? ऐसा भी हुआ था हमारे साथ। उन्होंने टूथपेस्ट और साबुन, स्पाइरुलिना, ये 3 चीज़ आज भी मेरे को याद है, ये चीज़ लेकर के रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद में साबुन से मैंने यूज़ किया, टूथपेस्ट भी मैंने यूज़ किया, लेकिन स्पाइरुलिना उन्होंने जैसे ही 1 चम्मच पानी में घोला, पानी में घोल के उन्होंने जैसे ही मुँह में डाला, उनको वोमिट हुआ। वोमिट होने के बाद में उन्होंने वो डब्बा क्या किया, सीधा फेंक दिया। आज कीमत मालूम पड़ता है लोगों को, आज हमको भी कीमत मालूम पड़ता है। आज सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब में आज 95 रियल का वो स्पाइरुलिना का डब्बा पड़ता है, तो उस टाइम काफ़ी महँगा था होगा। तो उन्होंने उस स्पाइरुलिना को फेंक दिया। सो शायद हमारा इस सेशन का समय रनिंग आउट भी हो रहा है, समय हमारे पास थोड़ा-सा कम है इस सेशन का। सो सभी लोग दोबारा रिजॉइनिंग होंगे, इसके लिए मैं आपको अग्रिम जानकारी भी देना चाहता हूँ। सभी लोग नेक्स्ट सेशन में जॉइनिंग हो जाइएगा। सो थैंक यू सो मच। उसके बाद में मेरा यात्रा कुछ इसी तरीके से रहा। 1 हफ्ते बाद में मेरे को फिर उस ऑफ़िस में जाने का थोड़ा मौका मिला। 1 हफ्ते बाद में मैं ऑफ़िस गया। वहाँ जा कर के जब देखा कि ड्यूटी टाइम में रहते लोग, उस दिन फ्राइडे नहीं था, तो मेरे को उसमें ऑफ़िस में कोई नहीं मिले। लेकिन मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत इधर-उधर समझ करके एक ब्लैक कॉफ़ी का पैकेट ले लिया था। ब्लैक कॉफ़ी का पैकेट ले करके मैं रूम पे आया। रूम पे आने के 2-3 दिन बाद में मेरे हाथ में टिकट आया। टिकट आने के बाद में मैं नेपाल आ गया। दोस्तों कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस दौरान में मेरा स्पॉन्सर, जो स्पॉन्सर को फ़ॉलो करना चाहिए, जो स्पॉन्सर को सिखाना चाहिए, जो स्पॉन्सर को एक बताना चाहिए, वो लोगों से मेरा क्या संबंध था, वो बार-बार एक ही बात बोल रहे थे कि यार कहाँ फँस गए? ये क्या दे दिया?
बस यही बात थी, वो भी कब, जब मिलते थे तब। और हम लोगों की मुलाकात बहुत कम होती थी। एक रूम में ज़रूर रहते थे, लेकिन खाना बनाना, खाना, हर एक चीज़। दूसरी बात में वो ड्यूटी करते थे, मैं रूम पे खाली रहता था। और दूसरी बात, मेरे पास स्मार्टफ़ोन अगर होता उस टाइम, आज मैं समझ रहा हूँ, अगर मेरे पास स्मार्टफ़ोन होता, तो कम से कम मैं फ़ेसबुक में जाता या कहीं जाता, कहीं से ढूँढता। बट मेरे पास उस टाइम स्मार्टफ़ोन भी नहीं था। मेरे पास एक छोटा-सा फ़ोन था, कीपैड फ़ोन से क्या कर सकता था मैं? बस फ़ोन आता था तो उठा सकता था और नंबर डायल करके किसी को कॉल कर सकता था, दैट्स इट। उसके बाद में मेरे पास कोई और ज़रिया नहीं था। ब्रांच थोड़ा नज़दीक था, 10-15 मिनट का रास्ता था, बट मेरे को सिस्टम मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पर डे जाता, वहाँ पे कोई न कोई लीडर से मिलता, कुछ करता, बट मेरे को वो सब जानकारी नहीं था। उसके बाद स्पॉन्सर जी मेरे को बोले कि यार कहाँ फँस गए? मैं तो गलत जगह फँसा, मैंने आपको भी फँसा दिया। ये बहुत गलत काम बताते हैं लोग, ऐसा-ऐसा बताते हैं। तो मैंने तो इसको छोड़ दिया है, आप भी इसको छोड़ दो, मैंने आपको इसमें लगा दिया। ये मैं बहुत गलत किया। अब उससे ऊपर वालों का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आता था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं आता था, कोई बातचीत नहीं था। मुझे मालूम ही नहीं है इनके ऊपर कौन है, क्या है? इस तरीके से मेरा डिएक्शन का यात्रा जो है शुरुआत हुआ। उसके बाद मैं नेपाल चला आया। नेपाल आने के बाद भी दोस्तों, इस हालत में मैं नेपाल आया था कि मैं काठमांडू से अपने घर पे ना जा करके, यानी कि काठमांडू से मेरा गुल्मी जिला लगभग 1.5 दिन का सफ़र लगभग लगता है, 1 दिन पूरा लगता है। तो वहाँ से मैं अपने घर में ना जाके, दोस्तों जब आदमी विदेश से घर पे आता है, अपने देश में आता है ना, उसके अंदर एक खुशहाली होती है कि भाई विदेश से आया है। लेकिन मेरे चेहरे में क्या था, वो मेरे को मालूम है। मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो चुका था। मैं घरवालों को बता नहीं सकता था। दूसरी बात में बहुत सारा दिक्कत था मेरे साथ और पैसे की दिक्कत थी। आप सब समझ सकते हैं कि